हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर देख लीजिए, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर का नेम है आपका बच्चे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। चैप्टर देख लिया आपने। चलिए जी, फटाफट से मेरे बच्चे देख लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एडीएएस अप्रोच क्या होती है और एसआई अप्रोच क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ जाता है। इन दोनों अप्रोचेस में से एक अप्रोच आ जाती है एग्जाम में। उसके बाद समझेंगे बेटा शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम का टॉपिक समझेंगे, जिसमें हम इंजेक्शंस और विड्रॉल का एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक इंपैक्ट शो करने वाली हूँ, वो हम समझेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी आ जाता है। मनी मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन दोनों मल्टीप्लायर में से एक टॉपिक एग्जाम में आ जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद समझेंगे रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के का एंड एमपीएस एंड के का, और कुछ फॉर्मुलेस करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो देखो आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम फॉर्मुले सारे डिस्कस बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। देख लीजिए चैप्टर क्या है। सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, एडीएएस अप्रोच। एडीएएस अप्रोच, मैं उम्मीद करती हूं आप लोगों ने लास्ट चैप्टर जो है मेरा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट वाला देख लिया होगा। अगर आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एग्रीगेट सप्लाई का भी टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, यहाँ पे एडीएएस अप्रोच का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब एडी जो है वो इक्वल होगा एएस के। बोल रहा है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो सबसे पहले समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है, फिर समझेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या है, फिर इसकी एक टेबल और इसका एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, फटाफट से समझते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। एग्रीगेट मतलब सम टोटल, एग्रीगेट मतलब सम टोटल। डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब क्या, आप खर्चा कर रहे हो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, है ना। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, डिमांड। एक बात बताओ, खर्चा कर रहे हो। लेट्स से मैं इस पेन की डिमांड कर रही हूँ, तो मतलब क्या है, मैं इस गुड को खरीदने के लिए खर्चा करने के लिए तैयार हूं, यानी एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार हूं। तो डिमांड का मतलब है कि आप खर्चने के लिए तैयार, एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार हो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है पूरे देश में कितनी डिमांड हो रही है, यानी पूरे देश में कितना लोग खर्च रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसको मैं क्या कहती हूँ मेरे बच्चे, एग्रीगेट डिमांड कहती हूँ। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है सम टोटल। सम टोटल मतलब पूरे देश में कितना खर्चा किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, परचेज करने में। इन एन इकोनॉमी मतलब हमारे देश की बात करी जा रही है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल के अंदर। और एक साल कौन सा होता है आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। उसके बाद समझेंगे मेरे बच्चे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आपको पता ही है वैसे हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं एडी के। कौन कौन से होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही सेक्टर इकोनॉमी है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। इसलिए हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही एडी के कंपोनेंट्स हमें जो पढ़ने हैं। और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। हमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स को पढ़ने हैं। सी का मतलब होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जो एक फर्म करती है, एक प्रोड्यूसर करता है किसी भी कैपिटल गुड। कैपिटल गुड मतलब किसी भी मशीन को खरीदने के लिए जो एक फर्म या एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं, आपने सबसे पहले बताना है कि एडी के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, सी प्लस आई। सी को एक्सप्लेन करोगे, सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो किसका फंक्शन है, विच इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम। तो आपको बस यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन बताना है। आपको पता ही है क्या क्या रिलेशन है, आपको पता है जब इनकम 0 होती है और कंजम्पशन 0 नहीं होती। लास्ट क्लास में किया भी है, व्हेन इनकम इज 0 बट कंजम्पशन आपको पता है 0 नहीं होती। क्यों, बिकॉज पीपल आर यूजिंग ए पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको मैं क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहती हूँ। प्लीज जिन्होंने अगर लास्ट चैप्टर मेरा नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले जाके वो करो एंड देन ये करना। ठीक है, उसके बाद जब हमें पता है इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है कि जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल रहती है, y इक्वल टू सी, उस टाइम पे सेविंग्स आपकी 0 होती है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद बेटा इनकम तो बढ़ती है बट कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। अगर आपको याद हो, यही था ना, जिनको याद नहीं है फिर भी करा देती हूँ। मान लो इनकम हम देख रहे हैं बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही, कंजम्पशन भी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है और बढ़ती है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख पाती हूँ मेरे बच्चे, जब इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होती, पीपल आर यूजिंग द पास्ट सेविंग्स फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, आप देख रहे हो। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, सेविंग्स यहाँ पे जीरो होती है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आप सी को अच्छे से कर लिया। अब आते हैं आई की तरफ। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो एक फर्म या एक प्रोड्यूसर कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स को खरीदने में, यानी वो मान लो कोई मशीन खरीद रहे, जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ऑटोनॉमस है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑटोनॉमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मैंने लास्ट चैप्टर में आपको कराया था। यहाँ पे एजम्पशन है दैट ये इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, यानी फिक्स्ड है, जो इनकम के चेंज होने पर ये आपकी इन्वेस्टमेंट में बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। सो एज्यूम किया जाता है जो आपकी आई है वो क्या है मेरे बच्चे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक फर्म कर रही है कैपिटल गुड्स को खरीदने, और ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस है, यानी चेंज नहीं होगी विद द चेंज इन इनकम, ठीक है। अब हमने क्या करा? हमने क्या बोला? हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब एडी इक्वल टू एएस है। हमने एडी को समझ लिया, इसका मीनिंग, इसके दोनों कंपोनेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम चलते हैं एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। एग्रीगेट सप्लाई भी हमने लास्ट क्लास में समझा था। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम टोटल। सम टोटल। एग्रीगेट मतलब सम टोटल। सप्लाई मतलब हम सप्लाई कर रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है, किस चीज की? गुड्स और सर्विसेज की। और कौन सप्लाई कर रहा है? एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर। तो यही है मेरे बच्चे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहा है, वो भी एक साल के अंदर, यानी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कौन सा एक साल? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यही है मेरे बच्चे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सम टोटल, कितनी पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है, किस चीज की? गुड्स और सर्विसेज की। जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, का मतलब है देश की बाउंड्री लाइन के अंदर जो है प्रोडक्शन हो रही है। इसकी जगह आप इन एन इकोनॉमी भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के अंदर। अब फटाफट से चलिए, एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एएस इज इक्वल टू वाई होता है। वाई मतलब इनकम। क्यों? क्योंकि हमें पता है जितनी ज्यादा अगर हमारे पास इनकम होगी, जितना पैसा होगा, उतना ही मैं रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी यानी उतनी ही ज्यादा मैं क्या कर पाऊंगी? इकोनॉमी में सप्लाई कर पाऊंगी। तो दोनों जो है एएस, तभी बोल सकते हैं एएस शुड बी इक्वल टू इनकम, ठीक है। और हमें पता है वाई जो है वो इक्वल होता है सी प्लस एस। वाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, हमें पता है इसकी। सो इसलिए मैं वाई की जगह यहाँ पे सी प्लस एस लिख सकती हूँ, यानी एएस के दो कंपोनेंट्स हमें कौन से मिल गए? एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें पता है एएस इक्वल टू वाई होता है। वाई का मतलब क्या होता है? वाई हमें पता है सी प्लस एस होता है। सो वाई की जगह मैं सी प्लस एस लिख सकती हूँ। सो एएस के दो कंपोनेंट्स मुझे क्या मिल गए? एएस इक्वल टू सी प्लस एस। अब लास्ट चलते हैं, सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन, है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब आप कितना खर्च रहे, यानी एक हाउस होल्ड कितना खर्च रहे, जो किस पे डिपेंड है? मेरा खर्चा किस पे डिपेंड होगा? मेरी इनकम पे डिपेंड होगा, ठीक है। सो कंजम्पशन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी किस पे डिपेंड होगा? इनकम पे डिपेंड होगा। सेम वही आपको लिखना होगा। जब आपकी इनकम जीरो होती है, आपकी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। पीपल यूज द पास्ट सेविंग्स फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको मैं क्या बोल देती हूँ मेरे बच्चे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी कहती हूँ। क्या बोलती हूँ? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मुझे पता है मेरे खर्चे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मेरी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है और सेविंग जीरो होती है, और उस पॉइंट को मैं क्या बोलती हूँ? ब्रेक इवन पॉइंट कहती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे इनकम तो बढ़ती है बट कंजम्पशन उतनी स्पीड से, उस सेम रेट से नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। लोग जो है अपनी इनकम का पोर्शन क्या करने लग जाते हैं? सेव करने लग जाते हैं, बचत करने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बात करी, एएस के दो कंपोनेंट्स कौन से आगे थे? एक सी है, एक एस है। सी को हमने समझ लिया, इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन बता दिया। और एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सेविंग्स। एक्स का मतलब क्या होता है? सेविंग। जो किस पे डिपेंड है? ऑब्वियसली वो भी आपकी इनकम पे डिपेंड है ना। तो एस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? सेविंग, जो ऑल्सो डिपेंड है इनकम पे। सो सेविंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम, वो भी आपकी इनकम पे डिपेंड है। कैसे लिखोगे? जब आपकी इनकम जीरो होती है तो सेविंग्स आपकी उस टाइम पे क्या होती है? नेगेटिव। आपको पता है ना, ये देखो, ये होती है इनकम, ये होती है कंजम्पशन, ये होती है आपकी सेविंग, है ना। 0, 20, 40, 60, 80, है ना। कंजम्पशन कितनी थी? 20, 30, 40, 50 और 60।
बताइए, हमें पता है इनकम जीरो, कंजम्पशन जीरो नहीं होती, पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर देयर मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है, इसको ऑटोनोमस सेविंग्स बोला जाता है। इनकम बढ़ती है, हमें पता है कंजम्पशन भी बढ़ती है, राइट। अगर आप यहाँ पे कितनी है -10, यहाँ पे देखिए जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, सेविंग उस टाइम पे क्या होती है, जीरो होती है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। इनकम तो बढ़ रही है बट कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो यही है, तो आप सेविंग्स को एक्सप्लेन कर दो कि जब आपकी इनकम जीरो होती है तो सेविंग उस टाइम पे क्या होती है, नेगेटिव होती है, बिकॉज पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर देयर मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस सेविंग्स भी बोला जाता है। यही है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है तो उस टाइम आपकी सेविंग्स क्या होती है, जीरो होती है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है। देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, यही सब चीजें लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स भी जो है बढ़ने लग जाती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। लोग जो है अपनी इनकम का कुछ पोर्शन क्या करने लग जाते हैं, बचाने लग जाते हैं, बचत करने लग जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या कोई भी इमरजेंसी आ जाए उनके लिए, तो वो थोड़ी थोड़ी बचत करना फिर क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। एम आई क्लियर? यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मैडम हमें क्या चाहिए, इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब आपका एडी जो है वो इक्वल टू होगा एएस। मानते हो? मानते हो? इतना क्लियर है? सब जब एडी क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, एएस है। एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी प्लस आई, और एएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एएस इक्वल टू वाई भी होता है और एएस इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है। आप कुछ मर्जी ले सकते हो, आप सी प्लस एस करके भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट से देख लो, ये आपकी इनकम है, ठीक है। हमें एडी चाहिए, तो एडी चाहिए तो यानी मुझे सी और आई दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी एडी है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है मेरी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। ये आई मतलब क्या है, आई हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो चेंज नहीं होता विद द चेंज इन इनकम। याद रखना, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे जो आई है यानी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, विच रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में मेरी जो इनकम है वो क्या है, मेरे सॉरी मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, मेरे बच्चे कांस्टेंट है। सो एडी निकालना, एडी का मतलब क्या था, सी प्लस आई, तो इन दोनों को प्लस करो, 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 ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, एएस भी चाहिए। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप एस भी बना सकते हो, एस का एक कॉलम बना के सी और एस को प्लस करके भी यहाँ पे कर सकते हो अगर करना चाहो। लेकिन मुझे ये भी पता है जब एएस इक्वल टू वाई होता है तो सेम ही आएगा, वाई वाला ही सेम मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो 0 का 0, 20, 40, 60, 80 सेम वाई वाला यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास एडी आ गया, मेरे पास एएस भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगी। तो आप देख लो कहां पे एडी इक्वल टू एएस है, मेरा एडी इक्वल टू एएस कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कौन सी आ रही, ये यानी ये करोड़ में सारी। तो जब एडी इक्वल टू एएस कहां पे हो रही है, जब आप देख पा रहे हो जब देश में जो इनकम है वो 60 करोड़ है, यानी देश की जो नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं, जो इनकम जनरेट हो रही है वो 60 करोड़ है, उस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ जो एडी है वो इक्वल टू एएस है। तो अगर आप देख पा रहे हो, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट एडी एंड एएस इन द इकोनॉमी कहां पे इक्वल हो रही है, इक्वल टू ईच अदर व्हेन द इनकम लेवल इज 60 करोड़। मैं देख पा रही हूँ जो एडी इक्वल टू एएस कब हो पा रही है, जब इनकम लेवल कितनी है, 60 करोड़ से। Therefore, the equilibrium level of income will be 60 करोड़। Therefore, the equilibrium level of income क्या होगी, वो 60 करोड़ से, ठीक है। अब आगे चलिए मेरे बच्चे, इसकी वायलेशंस भी है। हमें पता है एडी शुड बी इक्वल टू एएस होनी चाहिए, बट अगर वो इक्वल नहीं आ गए तो दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है, दूसरी ये वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हमें तो इक्विलिब्रियम पे आना है, हमें तो मैडम कहां पे आना है, हमें तो यहाँ पे आना है, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे देखिए डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई, लोग पागलों की तरह खरीद रहे, सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई नहीं है तो सप्लाई बढ़ाओ ना। तो अब क्या किया जाए, इसको यहाँ पे लाने के लिए अब क्या किया जाए, तो प्रोड्यूसर अब थोड़ा और इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए। सप्लाई नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करे, रॉ मटेरियल खरीदे, मशीनें वगैरह खरीदे, इससे होगा क्या, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ने का, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि देश में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और देश में जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो हम यहाँ वापस यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या डिमांड लोगों की कम है, सप्लाई ज्यादा है, बहुत माल भर रखा है गोडाउनों में, वेयर हाउस में, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे। तो मतलब बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक मेरे पास पड़ा है, बिना बात का बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे। अब इतना सारा स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगी, मैं क्यों और खर्चूंगी, मैं नहीं खर्चूंगी। तो मैं अब इन्वेस्टमेंट जो है, एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी कम करेगा, लेस इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ टाइम तक वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे क्या होगा, देश में प्रोडक्शन जो है
कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम होने का मतलब है सप्लाई कम हो जाएगी। जो पहले सप्लाई बहुत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे सप्लाई कम हो जाएगी, तो हम वापस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आ जाएंगे। ये वॉयलेशन है कि भाई हमें पता है ये होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं हो तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अब आपको क्या किया जाए ताकि हम वापस जो है मेरे बच्चे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर आ जाए। ठीक है, अब इसकी 3 एजम्पशंस है इस एडीएएस अप्रोच की। पहली है शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, यानी हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पढ़ते हैं। दूसरा, इकोनॉमी जो है एज्यूम टू बी क्लोज। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पे कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है, ये माना जा रहा है जो इकोनॉमी है वो क्लोज है, यानी कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या है, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है देश में। नेक्स्ट है एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, यानी जो भी चेंज आ रहा है वो आपके एग्रीगेट सप्लाई में ही आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हम चेंज किस में करें, सप्लाई में, कि भाई सप्लाई को बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट करो, प्रोडक्शन करो ताकि सप्लाई बढ़े। तो जो चेंज आ रहा है हम किस में कर रहे हैं, सप्लाई में कर रहे हैं। अब यहाँ देखो सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है, लोग खरीद नहीं रहे लेकिन बहुत ज्यादा है, तो अब हम क्या करें, सप्लाई कम करो भाई। हम कह रहे हैं सप्लाई ज्यादा तो कम करो, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम करो, प्रोडक्शन थोड़ी कम करो ताकि आपकी सप्लाई कम, यानी जो चेंज आ रहा है वो हम किस में कर रहे हैं, सप्लाई में कर रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है। तो एएस जो है वो आपकी परफेक्टली इलास्टिक है, यानी जो भी चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है मेरे बच्चे, एएस के अंदर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे एसआई अप्रोच क्या होती है। देखिए हमने बोला एडीएएस अप्रोच होती है, एक हमने बात करी। एडीएएस अप्रोच का मतलब है कि दैट एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एसआई अप्रोच का मतलब है कि आपकी जो सेविंग्स है शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब सेविंग जो है वो आपकी किसकी होगी, इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। ठीक है, फटाफट से एक बार देख लीजिए। So according to SI approach हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम होगी, जब आपकी प्लान या फिर डिजायर या फिर एक्स एंटे सेविंग जो है वो इक्वल होगी टू दी प्लान डिजायर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। कई बार आ जाता है एक्स एंटे सेविंग्स, मतलब होता है जो आप डिजायर, जो आप चाह रहे हो, जो आप प्लान कर रहे हो सेविंग्स, वो इक्वल होनी चाहिए टू दी डिजायर या जो भी आप प्लान करो इन्वेस्टमेंट के। यानी मान रहे हैं कि भाई आपकी जो सेविंग्स है वो शुड बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे देखिए बना कैसे, अब हमें पता है एडी जो है वो इक्वल टू एएस होती है। ठीक है जी, एडी के दो कंपोनेंट्स क्या है, सी प्लस आई। एएस के दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी प्लस एस। यही होता है, सी से सी गया यानी आई इक्वल टू एस, यानी सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्यों इक्वल होनी चाहिए। देखिए देखो, जितना मैं बचाऊंगी पैसा, सेविंग्स क्या होती है, आप पैसा बचा रहे हो। अगर मैं पैसा बचा रही हूं, बताइए पैसा बचा रही हूं तो क्या होगा, जितना मैं बचाऊंगी वही मैं आगे जाके इन्वेस्ट करूंगी, किसी बिजनेस में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करूंगी। मानते हो कि नहीं मानते हो। देखिए सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है मेरे बच्चे कि अगर जितना पैसा मैं बचाऊंगी, सेव करूंगी। देखो हमें पता है इनकम के दो पोर्शन होते हैं, ठीक है, एक कंजम्पशन और एक होता है सेविंग। कंजम्पशन मतलब उड़ा दिया पैसा, सेविंग मतलब बचा रही हूँ, बचत कर रही हूँ। अगर मैं बचत करूंगी तो ही मैं कहीं ना कहीं आगे जाके इन्वेस्ट करूंगी पैसा, है ना। जितना मैं बचत कर रही हूँ उतना ही मैं आगे कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करूंगी। तो तभी बोल रहे द सेविंग शुड बी इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट। यहां तक ठीक है सबको, बस सिंपल सी बात है। एसआई अप्रोच का मतलब है जो आपकी सेविंग्स है वो इक्वल होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट से। ये बना कैसे, मैंने आपको करा दिया कैसे बना है। ठीक है जी, अब आजी, अब फटाफट से अगर हम यहाँ पे चले, सबसे पहले आप इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें सेविंग्स को एक्सप्लेन करोगे और इसमें आप इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले हम सेविंग्स को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एस का मतलब क्या है, सेविंग्स। एस का मतलब क्या है, सेविंग, जो इनकम पे डिपेंड है। सेम आप वही तीनों रिलेशन बताओगे कि जब इनकम जीरो होती है, सेविंग्स नेगेटिव होती है, पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको ऑटोनॉमस सेविंग भी बोला जाता है। उसके बाद जब आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, सेविंग जीरो होती है, जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हो। और उसके बाद ये सिचुएशन आती है कि इनकम बढ़ती है, लेकिन इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। उसके बाद सेम आई को बताओगे। आई का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक प्रोड्यूसर या फर्म जो भी कर रही है, ठीक है, जिसको माना जा रहा है कि वो क्या है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी इट इज एज्यूम दैट कि वो इनकम के चेंज होने पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है चेंज नहीं होगी। ध्यान समझिए, यहाँ पे जो आई है वो ऑटोनॉमस होगी, इंड्यूस नहीं होगी। ऑटोनॉमस का मतलब है कि इनकम के चेंज आने पर आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए फटाफट से एक बार टेबल से समझ लेते हैं। हमें पता है ये क्या है, एसआई अप्रोच क्या कहती है, दैट सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो आपकी सेविंग्स है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की इक्वल होनी चाहिए। तो एक बार फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पे आपकी इनकम गिवन है। अब एक बात बताइए, सेविंग को करने के लिए हमेशा, अब सेविंग्स कैसे निकलेगी, जब आपके पास कंजम्पशन होगी। देखिए इनकम, मुझे क्या चाहिए, मुझे सेविंग्स भी चाहिए,
मुझे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, लेकिन सेविंग्स तभी मिल पाएगी जब मेरे पास कंजम्पशन होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैं देख रही हूँ मेरी इनकम बढ़ रही है, तो मैं देख रही हूँ मेरी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, यहीं से मैंने सेविंग्स भी निकाल लोगे। ये तो आपको तीनों पता ही है, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा। आई आपको पता है क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है। आई क्या रखना है आपको, हर बार कांस्टेंट रखना है। अब ऐसा ये अप्रोच क्या कहती है, दैट सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी आप जितना बचा रहे हो पैसा उतना ही आप खर्च करोगे। सीधी सी बात है, ठीक है। तो कहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल आ रही है, वो यहां पे आ रही है। यानी कितनी इनकम पे, 60, जब देश में 60 करोड़ की इनकम है तो वहां पे मैं देख पा रही हूँ सेविंग जो है वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब है ये यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे, क्योंकि यहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। सो ये आपके लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्या है, इनकम है। 60 करोड़ जो है आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट है वॉयलेशन। वॉयलेशन क्या कहती है, देखो हमें पता है सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी आप जितना बचा रहे हो पैसा आप उतना ही आगे जाके क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये सिचुएशन हो सकती है या फिर ये वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हमें तो कहां लाना है मैडम, हमें तो यहां पे आना है, इक्वालिटी पे आना है मैडम। हमें कहां आना है, हमें तो मैडम इक्वालिटी पे आना है, राइट। हमें तो इक्वालिटी पे आना है, इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमें तो इक्वालिटी पे आना है। तो अब यहां बताइए क्या किया जाएगा, यहां बताओ क्या किया जाएगा। अगर आप याद रखो सेविंग ज्यादा है, लोग बचा बहुत रहे, बहुत सेव कर रहे हैं, बहुत बचा रखा है पैसा, घर में रख रखा है, बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं, मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, है ना, खर्च कम रहे। डिमांड कम करना मतलब देश में अगर डिमांड ही नहीं हो रही तो अब प्रोडक्शन क्यों होगी, देश में प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। अगर देश में प्रोडक्शन कम है तो लोगों के पास काम नहीं आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर लोगों के पास काम नहीं है तो मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा कम है लोगों के पास तो लोग सेविंग्स भी क्या करेंगे, कम करेंगे। सो अगर आप देखो पहले क्या थी, सेविंग बहुत ज्यादा है, अब घूम फिर के सेविंग्स क्या होगी, कम होगी। सो बस वही आपकी सेविंग्स कम होगी और हम कहां पे पहुंच गए, इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच गए, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गए। इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या चाहिए, हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आएगी, जब आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हमने वही बात करी कि सेविंग ज्यादा है मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम मतलब प्रोडक्शन देश में कम होगी, देश में कम होगी तो लोग बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी है तो लोगों को पैसा कम, पैसा कम तो सेविंग्स कम, सेविंग्स कम तो वापस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सेविंग्स कम है और इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी आप खर्च ज्यादा रहे हो, खर्च ज्यादा रहे मतलब डिमांड ज्यादा देश में। अगर डिमांड ज्यादा तो बनाने वाला और प्रोडक्शन करेगा, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर देश में प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में बढ़ेगी, लोगों के पास काम आएगा, काम आएगा तो पैसा आएगा। जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो लोगों की सेविंग जो है बढ़ने लगेगी। पहले सेविंग्स कम थी, अब लोगों की सेविंग बढ़ने लगी, तो हम वापस क्या है, एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे जो है मेरे बच्चे आ गए। ठीक है, चलिए जी। अब जो अगला टॉपिक है ध्यान से देख लीजिएगा, क्या टॉपिक है। अब हम इंजेक्शन और विड्रॉल की सिचुएशन बता रही हूँ एक इक्विलिब्रियम के थ्रू, मतलब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ इंजेक्शन की सिचुएशन और विड्रॉल की सिचुएशन। तो बोल रहे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, क्या आपके इक्विलिब्रियम में कैसे शिफ्ट हो रहा है, इंजेक्शन के केस में कैसे शिफ्ट होता है और विड्रॉल के केस में कैसे शिफ्ट होता है। इंजेक्शन का मतलब आपको पता ही है, इंजेक्शन का मतलब है कि देश में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना, उसी को हम कहते हैं इंजेक्शन होना। विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि देश में बहुत कम प्रोडक्शन है, ठीक है, वो वाली सिचुएशन होती है तो उसको हम कहते हैं विड्रॉल की सिचुएशन। ये आपको पता है। चलिए जी, अब इसको हम एडी और उसके हिसाब से अभी एक डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। चलिए ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इसको बेटा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। फॉरवर्ड क्यों बोला जाता है, बैकवर्ड क्यों बोला जाता है, अभी समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्रीगेट डिमांड पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा लिख दोगे। यहाँ पे बेटा आपका इनकम हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपका जीडीपी हो, सारे एक ही समान माना गया। क्यों माना गया, देखो क्योंकि देखो जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज्यादा देश में क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास काम। जितना ज्यादा लोगों के पास काम उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा, ठीक है। और जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा देश की क्या होगी, जीडीपी। तो इसको हम इकट्ठे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, हम मानते हैं सारे एक दूसरे से रिलेटेड। जितनी प्रोडक्शन उतना लोगों के पास काम, जितना लोगों के पास काम उतना लोगों के पास पैसा, जितना लोगों के पास पैसा उतना देश का क्या होगा, जीडीपी होगा। मानते हो, सीधी सी बात है। चलिए अब फटाफट से देख लीजिए, ये होती है आपकी इनकम, जिसको मैं एएस भी बोल देती हूँ। हमने पढ़ा ना लास्ट क्लास में एएस इक्वल टू वाई, है ना, ठीक है। ये आपकी इनिशियल एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आपका, ये इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एडी और एएस इक्वल है, एडी एएस इक्वल है, ठीक है। और ये जो है मेरे बच्चे, ये आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी है,
ठीक है जी। अच्छा एक डायग्राम रह गया यार आपका, कोई नहीं ये टॉपिक कर लो, एक दो डायग्राम मुझे कराने एडीएएस का और एसआई का, फिर मैं डायग्राम पे कराती हूँ उसका। ठीक है ध्यान समझिए, ये क्या आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी यही है। ठीक है जो भी है। ठीक है अब मान लो देश में बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है, यानी एग्रीगेट डिमांड ऊपर है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है, यानी अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ये वाला न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है ठीक है और आपका न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी क्या है, ये OY1 इज द न्यू लेवल ऑफ, ठीक है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी। ठीक है आप देख रहे हो बढ़ रहे हैं। अगर आपने देखा जैसे ही लोगों की डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली मानते देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है OY से O1, जितने ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतने ज्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी, काम आएगा, जितना ज्यादा लोगों के पास काम आएगा उतना ज्यादा देश में पैसा आएगा यानी इनकम आएगी, और जितने ज्यादा देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा देश का जीडीपी भी बढ़ रहा है। तो ये देख रहे हो सारी चीजें बढ़ रही है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है और जीडीपी भी बढ़ रहा है फ्रॉम OY से OY1। ठीक है जी, इसी को मैं बोल देती हूँ इंजेक्शन की सिचुएशन आना देश में। इंजेक्शन का मतलब है देश में प्रोडक्शन का बढ़ना, इंजेक्शन की सिचुएशन, या फिर इसको मैं फॉरवर्ड मल्टीप्लाई, फॉरवर्ड जा रहा है ना, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है अब दूसरा ले लेते हैं केस, हम दूसरा ले लेते हैं हम, मान लो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है देश में, लोगों की डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये आपका एएस, ये आपका एडी, ये वाला आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है इसको मैं E2 दे देती हूँ, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका न्यू OY2 is the new equilibrium level of income, output, employment और GDP। ठीक है समझ। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है कि लोगों की डिमांड कम हो रही है, तो मानते हैं डिमांड कम होगी तो देश में प्रोडक्शन कम हो रही है, देश में प्रोडक्शन कम हो तो लोगों के पास नौकरी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है तो लोगों के पास पैसा कम तो देश का जीडीपी भी हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, कम हो रहा है फ्रॉम OY से OY2। आप देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं बैकवर्ड मल्टीप्लायर, बोल देते हैं इसको बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर, क्योंकि बैकवर्ड जा रही है, या इंजेक्शन की सिचुएशन। इंजेक्शन का मतलब है देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी कम, आप देख पा रहे हो पहले OY1, पहले OY था आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अब कितना OY2 है, देश में प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है ना, प्रोडक्शन भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम है ना, देश में पैसा भी कम, देश का जीडीपी भी कम, सब कुछ ही तो कम हो रहा है। तो इसको बोला जाता है लीकेजेस की सिचुएशन आना, या बोला जाता है बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है जी, एम आई क्लियर, जो मैंने आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। अच्छा एक डायग्राम रह गया यार, बच्चे बोलेंगे मैडम वो डायग्राम करा दीजिए प्लीज, तो बिल्कुल करा देती हूँ। अच्छा एडीएएस का एक डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस, यहाँ पूरा एडीएएस लिख लेना। यहाँ आपकी आती है इनकम, आप स्लैश स्लैश करके लिख सकते हो, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी एक ही बात है क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ये आपकी होती है इनकम, जिसको मैं एएस भी बोलती हूँ, आपको पता है। ये आपकी होती है एडी, आपको पता है। सो भाई बताइए कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एडी इक्वल टू एएस है, एंड OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी। आप एक भी लिख सकते हो, दैट इज OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खाली इनकम भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बढ़िया सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो। अगर कंफ्यूजन है खाली इनकम लिखो, बताओ ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एडी इक्वल टू एस है, एंड OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है अच्छा एसआई का भी देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है एसआई का डायग्राम कहां गया भाई आपका, एसआई ये टेबल है ना। चलिए जी, एस और आई, एस मतलब सेविंग्स और आई मतलब इन्वेस्टमेंट। ये आपको पता है जितनी देश में सेविंग्स होगी उतनी ही देश में क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। जितना हम बचाएंगे उसी को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगी, किसी बिजनेस में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करूंगी, राइट। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहाँ पे मेरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पूरा लिखना। यहाँ पे क्या आती है आपकी, मेरे बच्चे, इनकम होती है। और मुझे पता है सेविंग्स मेरी नेगेटिव आती है तो मैं चुपचाप पहले नेगेटिव में ले जाती हूँ। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है विच रिमेन कॉन्स्टेंट विद द चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज आने पर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे मेरी इनकम जीरो है तो भी मेरी इतनी रहेगी। ठीक है चलिए ये मेरी इन्वेस्टमेंट, ये मेरी क्या होती है, सेविंग्स होती है। ये मेरी सेविंग्स होती है, आपको पता है ना, ये मेरी सेविंग्स होती है। अगर आपको पता है ये ऑटोनॉमस सेविंग, यहाँ पे मेरी सेविंग जीरो होती है, एंड देन इट स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव। ये आपको पता है ना सेविंग का, आपको पता है, अब इतना तो पता चल गया होगा आपको। ठीक है ये आपकी सेविंग कब, कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, कहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, वो यहाँ पे ही। तो ये क्या है, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, एंड यहाँ पे y ले लेती हूँ मैं पॉइंट, OY is the equilibrium level of income. E is the equilibrium point because here savings is equal to investment and OY is the equilibrium level of income. OY is the equilibrium level of income. चलिए जी, अगला जो टॉपिक है जो आपको बहुत ध्यान से करना है वो है आपका मल्टीप्लायर का टॉपिक। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक करें। इसके अदर नेम्स भी है, जरूर देख लिया करें अदर नेम। इसको हम केनीजियन मल्टीप्लायर या फिर आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नाम से देखिए, इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि भाई हमारे देश में जो सरकार यानी हमारे देश की जो गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही, हमारे देश की गवर्नमेंट जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, पता नहीं क्या कहाँ हमारे देश की सरकार पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है। यानी हमारे देश की जो सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है उससे कितने गुना, मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितने गुना, मैथ्स में क्या ना मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है कितने गुना, जो भी होती है स्पेलिंग, उससे कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है, उसको मैं कहती हूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या होती है भाई, गुना आप देख लेना, जो भी, मेरी हिंदी बहुत बुरी है यार, ठीक है, वो आप देख लेना, अब इसमें मत शुरू हो जाना मैडम आपकी हिंदी, एडजस्ट इतना कर सकते हो। चलिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि हमारे देश की सरकार जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है हमारे देश में, उससे कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है, कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है, उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब गुना, यानी देश की सरकार जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लगा रही है देश में, उससे कितने गुना देश में पैसा जनरेट किया जा रहा है, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एक बार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अगर फॉर्मूला देख लीजिए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, अगर आप डेफिनेशन आप यहीं से फॉर्मूले से ही बना लोगे, फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई डिवाइड बाय में चेंज इन आई। इसका मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज आने की वजह से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, यानी हमारे देश की सरकार जो पैसा लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, उससे कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है, उसी को मैं बोलती हूँ बेटा मल्टीप्लायर या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से, यानी हमारे देश की सरकार जो पैसा लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है हमारे देश में, उससे कितने गुना देश में इनकम में चेंज आ रहा है, मतलब कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है, उसी को मैं क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, यहां तक समझ आया। के का मतलब होता है मल्टीप्लायर, चेंज इन वाई मतलब चेंज इन इनकम, चेंज इन आई का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, वाई का मतलब होता है इनकम। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे। अब इसके अलावा दो फॉर्मूले और भी होते हैं मल्टीप्लायर के, देख लो। एक होता है 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस एमपीसी, एक ये फॉर्मूला भी होता है मल्टीप्लायर का, जो हम देखेंगे कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, और इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ध्यान से समझिए, एक और फॉर्मूले होते हैं, यानी इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, और वो कौन सा है, k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और इसकी जगह हम 1 एमपीएस भी लिख सकते हैं। देखो हमें पता है ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं एमपीसी को इधर लेगी 1 माइनस एमपीसी, है ना, तो क्या बचा यहाँ पे, एमपीएस बचा। ठीक है, तो एक ही बात है। ठीक है, या तो 1 माइनस एमपीसी लिख दो, या इसकी जगह मैं एमपीएस भी लिख सकती हूँ। तो इसके फॉर्मूले ये दो याद रखना। एक टेबल समझते हैं, सबका ध्यान यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक टेबल कराने वाली हूँ मैं। ठीक है, ध्यान समझना, क्या बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि मान लो हमारे देश की सरकार ने देश में 100 करोड़ रुपए लगाए। ठीक है, मान लो हमारे देश की सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है, 100 करोड़ इन्वेस्ट करे देश में, और एमपीसी बोला गया कि 0.5 है, मतलब देश में कंजम्पशन कितनी हो रही है, 50%। मतलब अगर कंजम्पशन 50% है तो ऑब्वियसली सेविंग्स कितनी करी जाएगी, 50% ही। आपको पता है ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। अगर एमपीसी हमारा 0.5 है, तो एमपीएस आपके पास कितना आएगा, एमपीएस की वैल्यू आप पता है ना कितने आ जाएगी, 1 माइनस का 0.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। सीधी सी बात है, यानी जितना आप कंज्यूम करे उतना ही आप सेव करो। यानी अगर एमपीसी 0.5 है तो मतलब एमपीएस भी आपका कितना है, 0.5। अब ध्यान से समझना, एक एग्जांपल समझा रही। ठीक है, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे चेंज इन आई, मतलब हमारे देश की सरकार ने कितना पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया। मैं बोल रही हूँ देश की सरकार ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 100 करोड़ पे हमारी देश की सरकार ने लगाया। ठीक है, अब मान लो जो सरकार है वो रोड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, मान लो मैं गवर्नमेंट हूं। ठीक है, सरकार ने क्या किया, मान लो लेट्स से सरकार ने जो है क्या किया, 100 करोड़ पे दिए, किस लिए दिए, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, यानी इन्वेस्ट कितना किया सरकार ने, मान लो 100 करोड़ पे। अब जिसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया, पैसा दिया, उसके पास पैसा आया, यानी देश में कितना पैसा आया, चेंज इन इनकम मतलब देश में कितना पैसा है, 100 करोड़ है। अब कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 करोड़ है, और आपको पता है जो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला सारा तो खर्चते नहीं है, आधा पैसा तो जेब में दबाते। उन्होंने मान लो आधा पैसा जो है सामान वगैरह लाना, बजरी, सीमेंट, बुलडोजर वगैरह वगैरह वगैरह, मान लो उन्होंने लेट्स से 100 करोड़ उसको मिला, हाईवे वाली चकाचक रोड बनाने का सरकार से पैसा मिला, उनके पास पैसा आया 100 करोड़, उन्होंने क्या किया, 50 करोड़ पे खर्चा, और बाकी जो है सेव कर अपनी जेब में दबा लिया। 50 करोड़ पे खर्चा, ठीक है, 50 करोड़ पे खर्चा, मतलब बजरी ली, सीमेंट ली, या जो भी सामान लगता है सड़कों बनाने के लिए वो सब लिया। ठीक है, लेबर वगैरह का खर्चा सब मिला के 50 करोड़ पे खर्चा। ठीक है, और क्या किया, सामान वगैरह ले लिया। अब जो खर्च रही है 50 करोड़ पे खर्च है, किसी के लिए तो इनकम है,
मान लो सरकार ने 100 करोड़ पे, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, सड़क बनाने का मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हूं, मान लो सरकार ने मुझे पैसा दिया, मेरे पास 100 करोड़ है, सरकार ने इन्वेस्ट किया 100 करोड़, वो घूम फिर के किसके पास, तो मेरे पास है। मैंने क्या किया, 50 करोड़ पे खर्च ली, 50 करोड़ अपने जेब में दबा लिया, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। अब जहां खर्च रही हूं मैं पैसा, ठीक है, किसी के लिए तो वो इनकम है ना, मैं उससे सामान ले रही हूँ तो उसके लिए तो इनकम है, यानी घूम फिर के मेरे लिए चाहे वो खर्चा है लेकिन किसी के लिए तो वो इनकम है। ठीक है, मान लो दुकानदार के पास पैसा है जिसने मजदूरी सीमेंट वगैरह दी थी, मेरे पास पैसा है, ठीक है, मैं मान रही हूँ एक के लिए खर्चा है लेकिन दूसरे के लिए तो इनकम है, तो घूम फिर के देश में पैसा है। ठीक है, अब हमें पता है एमपीसी 0.5 है, आपको पता है ना एमपीसी 0.5 है। ठीक है, एमपीसी ले लो, कुछ भी ले लो, कंजम्पशन 0.5 ले लो, एमपीसी 0.5 है और एमपीएस भी मुझे पता है 0.5 है, आपको पता है कंजम्पशन भी मैं क्या कर रही हूँ, मतलब आधा बचा रही हूँ और आधा खर्च रही हूँ और आधा बचा रही हूँ, यही है सीधी सी बात। ठीक है, ध्यान समझा, 100 करोड़ पे सरकार ने मुझे दिए, सरकार ने आधा खर्च लिया और आधा जेब में दबा लिया, जहां खर्च रही हूँ सामने वाले के लिए क्या है, इनकम है। मान लो उस दुकानदार के पास 50 करोड़ है, अब दुकानदार भी कहीं ना कहीं से सामान खरीदेगा, मान लो उसने कहीं से भी फैक्ट्री से सामान मंगाया, जो भी है, ठीक है, तो देख लो, तो अब दुकानदार के पास पैसा है, वो भी क्या करेगा, आधा खर्चेगा और आधा क्या कर लेगा, बचा लेगा। और जहां खर्च रहे फिर से सामने वाले के लिए वो क्या है, इनकम है। मेरा खर्चा है लेकिन दूसरे के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, तो दूसरे के लिए क्या इनकम है, तो फिर से देश में पैसा आया। ठीक है, आधा खर्चा जा रहा है और आधा क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हो मेरे बच्चे, ध्यान से समझ लो, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर लेती हूँ कि मान लो देश की सरकार ने 100 करोड़ पे इन्वेस्ट करे तो देश में कितना पैसा आया, 100 करोड़ पे आया, जिसका आधा खर्चा जा रहा है, आधा क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। अगर एक इंसान खर्च रहा है तो किसी ना किसी के लिए वो इनकम है, तो किसी ना किसी के लिए वो फिर से क्या हो रही है, इनकम हो रही है, जिसका वो आधा खर्च रहा है और आधा क्या कर रहा है, बचा रहा है। जो खर्च रहा है उसके लिए खर्च है लेकिन सामने वाले के लिए फिर से वो क्या है, इनकम है, देश में फिर से पैसा आ रहा है। ठीक है, किसी ना किसी के लिए वो इनकम है, फिर से उसके लिए पैसा आ रहा है, आधा खर्च रहा है और आधा बचा रहा है। और मैडम ये प्रोसेस कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, यानी देश की सरकार ने जो 100 करोड़ पे इन्वेस्ट करे उससे कितने गुना देश में पैसा जनरेट हो रहा है, कितने गुना। तो अब हम वो निकालेंगे कि देश की सरकार ने जो इन्वेस्ट किया 100 करोड़ पे, उससे कितने गुना देश में पैसा जनरेट हो रहा है, तो हम देखते हैं। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय में चेंज इन आई। यही होता है कि देश की सरकार ने 100 करोड़ पे इन्वेस्ट करे तो देखते हैं कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चेंज इन वाई। चेंज इन वाई मतलब कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब मुझे पता नहीं तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक पता है, के का फॉर्मूला एक और भी होता है, 1 माइनस एमपीसी, यही फॉर्मूला होता है, 1 माइनस एमपीसी कितना है मेरा, 0.5। ठीक है, 1 कितना बचा, 0.5 कितना बचा, 0.5 को खोल दूं, 5 ऊपर 10 बचा तो यानी 2, यानी 2 टाइम्स, यानी देश में 2 गुना 2 टाइम्स देश में इनकम जनरेट हो रही है, यानी के मेरा कितना आ गया, 2, यानी देश में 2 गुना देश में पैसा जनरेट हो रहा है, यानी सरकार ने 100 करोड़ लगाया है तो देश में 2 गुना देश में पैसा जनरेट हो रहा है। तो देख लो, इधर उधर करिए, इसकी वैल्यू x कर देते हैं, सॉल्व करिए तो आपके पास x की वैल्यू यानी चेंज इन y कितना आ रहा है, चेंज इन y आ रहा है हमारा 200 करोड़, यानी देश में सरकार ने 100 करोड़ लगाए हैं तो देश में उससे 2 गुना देश में पैसा जनरेट हो, सरकार ने 100 करोड़ लगाया लेकिन उससे 2 गुना देश में पैसा जनरेट हो रहा है, यानी 200 करोड़ पे जो है देश में इनकम जनरेट हो रही है, उसका लेकिन उसका आधा क्या किया जा रहा है, खर्चा जा रहा है, और आधा क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, क्योंकि एमपीसी के 0.5 यानी आधा खर्चा जा रहा है और आधा क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। यही है मेरे बच्चे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि जो देश की सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है देश में, उससे कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखो, हम 2 गुना देश में इनकम को जनरेट कर पाए, 2 गुना यानी 2 टाइम्स इनकम को हम देख पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं। के का मतलब होता है मल्टीप्लायर, कितने गुना, तो हम देख पा रहे हैं यहां से हमने निकाला 2 गुना देश में इनकम जनरेट हो रही है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 2 और इधर उधर किया तो देखा कि देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, 200 करोड़ की, यानी 2 गुना देश में पैसा जनरेट किया जा रहा है, उसका आधा खर्चा जा रहा है और आधा क्या किया जा रहा है मेरे बच्चे, बचाया जा रहा है। एम आई क्लियर? ये है मेरे बच्चे आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक। चलिए, एक और टॉपिक होता है आपका रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीसीएन के एंड एमपीएसएन के। ये बच्चे कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान समझिएगा। एमपीसी और के के बीच में हमेशा याद रखना देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, हमेशा याद रखना एमपीसी और के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और एमपीएस और के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। इसको मैं प्रूव करके भी दिखा सकती हूँ, ध्यान समझना। जैसे एमपीसी और के का मैं प्रूव करती हूँ, लेट करती हूँ मैं। अच्छा, एक चीज बताइए, पॉजिटिव का मतलब क्या और नेगेटिव का मतलब क्या?
एमपीसी और के के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपका एमपीसी बढ़ेगा तो आपका के भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी कम होगा तो आपका के भी कम होगा। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि एमपीएस अगर बढ़ेगा तो के आपका कम होगा, और एमपीएस अगर आपका कम होगा तो आपका के बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, या फिर अपोजिट रिलेशन है, यानी उल्टा रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा, ये होता है पॉजिटिव रिलेशन। एक बढ़ेगा लेकिन दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, ये होता है नेगेटिव रिलेशन। एक प्रूव करके दिखा देती हूँ, एक एग्जाम्पल है। लेट करती हूँ मैं पहला एमपीसी ले लेती हूँ। एमपीसी मान लो मैं ले लेती हूँ, क्या लो, एमपीसी ले लिया, मान लो मैंने 0.5 ले लिया, और एक ले लेती हूँ मैं, मान लो मैं एमपीसी ले लेती हूँ 0.8 ले लेती हूँ। ठीक है, जल्दी से के निकालना, जल्दी से के निकालिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से के निकालिए। दोनों केसेस में के निकालना। के का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइड बाय में 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस कितना है 0.5। ठीक है, आंसर कितना है 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1 5 ऊपर 10, आंसर कितना आया 2। आंसर कितना है 2, यानी आपका के कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया 2। दूसरे केस में आप देख लीजिए, एमपीसी आपका बढ़ रहा है तो आपको मानते हो एमपीसी और के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी ये बढ़ रहा है तो आपका के बढ़ना चाहिए। देखते आपका के बढ़ रहा है, आपका एमपीसी बढ़ रहा है तो देखते के बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, देख लेते हैं। 1 माइनस एमपीसी, जल्दी से देखिए, 1 माइनस एमपीसी कितना है यहाँ पे 0.8, कितना बचा 0.2, 2 डिवाइड बाय में 10 कितना आया 5। आप देख रहे हो अब आपका के कितना आ गया 5 आ गया। के कितना आ गया 5, आप देख पा रहे हो के आपका आ गया 5, पहले 2 था 5 था, यानी आपका के बढ़ रहा है। हम देख पा रहे हैं दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन एमपीसी एंड के। चलिए जब अगला देखते हैं, एमपीएस एंड के बीच में हमने बात करी नेगेटिव रिलेशन है। लेट करते हैं, लेट्स बोलती हूँ मैं, लेट कर रही हूँ, मेरा पहला एमपीएस ले लेती हूँ मैं, मान लो क्या लू 0.2 ले लेती हूँ, और दूसरा ले लेती हूँ एमपीएस, मान लो आप कुछ भी लेट कर लो, दूसरा ले लेती हूँ मैं, मान लो 0.5। अब देखो हमें पता है नेगेटिव का मतलब है कि अगर एक बढ़ रहा है, एमपीएस बढ़ रहा है, तो आपका के क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होनी चाहिए, देखते कम होती है कि नहीं होती। चलिए जी जल्दी से बताइए, के निकालते हैं 1, इसकी जगह मैं डिवाइडेड बाय में एमपीएस लिख सकती हूँ, मानते हो ना, यही है ना। के का फॉर्मूला 2 थे ना, एक ये होता है और इसकी जगह एक ये वाला भी होता है, मैंने आपको बताया था ना, याद है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के तीनों फॉर्मूले याद आ गए ना। चलिए जी 1 एमपीएस कितना है 0.2, 2 डिवाइड बाय में 10, आंसर कितना आ गया 5। दूसरा देख लीजिए, के इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में एमपीएस, ठीक है, 1 कितना है 0.5, 5 ऊपर 10, आंसर कितना आ गया 2। तो देख रहे हो आपका के कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही याद रखना, एमपीएस एंड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, एमपीसी एंड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, जो आपको पता होने चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मुलेस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, सारे के सारे फॉर्मुलेस, यानी चैप्टर जो आपने दोनों करे, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट वाला भी और ये वाला चैप्टर, सारे फॉर्मुलेस इसके अंदर लिखे हुए हैं, जो आपको हेल्प करेगा। ले लेना स्क्रीनशॉट, आपको हेल्प करेगा आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये माइंड मैपिंग सीरीज है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ सिर्फ चैप्टर्स की। आगे वन शॉट वीडियोस आएंगी, आपकी वन शॉट सीरीज जल्दी ही आने वाली है, जिसमें हम डिटेल्ड में आपको चैप्टर भी कराएंगे, हर एक चीज मैं आपको वहां पे डिटेल्ड में कराऊंगी, एक एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी करवाऊंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, आई होप आपको जल्दी से एक अच्छा सा रिवाइज हो गया होगा चैप्टर। ठीक है, अगर वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखे और उनके लिए ये चैप्टर, अगर उनको ये वीडियो मिल गई तो उनके लिए बहुत काम की होने वाली है, उनको एक बढ़िया तरीके से रिवीजन होगी पूरे के पूरे चैप्टर की। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।